माइनिंग जोन देखना है उसका, ठीक है, उसकी लैपिंग देखनी है। लेकिन अब जब स्टील खड़ा करेंगे उस टाइम पे क्या क्या ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए हमारे कंक्रीट के ऊपर हम स्टील लगा रहे हैं तो पहले तो हमें देखना है कि हम होल, वही जो रीबार वाला प्रोसेस है कि किस तरीके से हमें ड्रिल करना है। रीबार हमारा जो हमारा रीबार हो रहा है स्टील, उसके लिए हमें कितना होल करना है, कौन सा केमिकल लेना है, उस केमिकल के टाइम पे क्या टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, क्या उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए और कौन से डाया का बार यूज करना है। मान लीजिए आपको कोई कॉलम है, उसके अंदर मिनिमम डाया कॉलम के अंदर कितना यूज कर सकते हैं, 12 का या 16 का, 12। तो अगर हम उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के टाइम में हम एक डाया एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, प्लस उसके अंदर जो कंक्रीटिंग होगी वो किससे होगी, कंक्रीटिंग होगी हमारी इसके अंदर माइक्रो कंक्रीट से, ठीक है। अब माइक्रो कंक्रीट की भी कुछ कंडीशन है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। माइक्रो कंक्रीट के लिए तो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, चाहे आप चाहो तो इसकी फोटो भी ले सकते हो। इसमें क्या कहते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, उसकी मिक्सिंग के बारे में बता रहता है कि अगर 30 kg का बैग है हमारा, ठीक है, तो उसके अंदर हम कितना पानी ले सकते हैं मिक्स करने के लिए, ये चीज आप देख लो एक बार। और जो कितने दिन में कितनी उसकी स्ट्रेंथ आ रही है। एक बार अगर हमने बैग को खोल दिया तो कितने मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर हमारा वो मिक्स होके वो स्टार्ट हो जाना, मतलब हमारा उस जगह पे लग जाना चाहिए। अगर किसी की शटरिंग, मान लीजिए हमने इस कॉलम को कवर कर दिया, हमने इसकी शटरिंग करी, अब हम इसके अंदर कंक्रीटिंग को, मतलब हमारी माइक्रो को कोर कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी इसमें गिवन है कि उसकी जो ओपनिंग है वो 25 mm से लेके और 100 mm के हिसाब पर, कोर के हिसाब से होनी चाहिए, उतना ही स्पेस हो जिसके अंदर वो कोर हो जाए। और जैकेटिंग की डेफिनेशन क्या है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। जैकेटिंग होती किसकी है, बियरिंग लोड को बढ़ाने के लिए। कंक्रीट जैकेटिंग इज नीडेड टू इंक्रीज बियरिंग लोड कैपेसिटी, पोलाइन मॉडिफिकेशन, स्ट्रक्चर डिजाइन, रिस्टोर स्ट्रक्चर डिजाइन इंटीग्रिटी। कोई है कि जो एक स्ट्रक्चर डिजाइन, मान लीजिए हमारा स्ट्रक्चर फेलियर हो रहा है, अब हम जैकेटिंग करेंगे क्यों, इसके भी 2-3 कारण हैं। एक तो स्ट्रक्चर फेलियर हो रहा है इसलिए, या हमें उसके ऊपर एक और फ्लोर डालना है इसलिए, तो हमें एट लास्ट क्या करना है, उसकी बियरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है। और बियरिंग कैपेसिटी बढ़ाने का यही ही तरीका है कि हम उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दें। अब उस स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे हम उसके अंदर, या तो हम उसकी क्या कहते हैं, उसके अंदर बार इस्तेमाल करें। अब इसमें भी जैकेटिंग के 3 मेथड है जो इसमें दिए हैं। Strengthening technique of RCC column. There are 3 major techniques for strengthening of reinforced concrete column which are discussed. सबसे पहले है reinforced concrete jacketing. तो reinforced concrete jacketing जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, इसमें हमें सरिया और कंक्रीट दोनों का इस्तेमाल करना है। सेकंड जो है स्टील जैकेटिंग है। स्टील जैकेटिंग क्या है, इसमें क्या कहते हैं, स्टील जो चद्दर होती है, ठीक है, उसके यहाँ पर कॉलम के कॉर्नर्स को कवर करेंगे और उसके बीच में केमिकल लगाएंगे। ये जो सेकंड वाली जो स्टील जैकेटिंग है, ये ज्यादातर वहां इस्तेमाल होती है जहां पर हमारा कंक्रीट का कवर खराब नहीं हुआ होगा, मतलब हमारे कॉलम का जो कवर है वो खराब नहीं हुआ होगा। और रेनफोर्स कंक्रीट जैकेटिंग वहां होती है जहां हमारे कॉलम का कवर खराब हो चुका होगा, क्योंकि वो कवर को छोड़ चुका है, उसके बाद से जो हम स्टील लगाएंगे और उसमें फिर जो क्या कहते हैं माइक्रो कोर करेंगे, वो उसके कवर को भी उसी में कवर अप कर लेगा, मतलब पूरा कवर बढ़ जाएगा वहां से। तीसरा है एफआरपी। एफआरपी क्या है, एफआरपी फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर। तो फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर में सबसे पहले जो हमारे यहाँ चल रही है कार्बन रैपिंग, एक जो चल रही है कार्बन रैपिंग चल रही है। तो फाइबर में क्या कहते हैं, ग्लास के भी फाइबर होते हैं, जो शीट्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल और हॉरिजॉन्टल शीट्स बनाई जाती है बड़ी बड़ी, और उन्हें रैप के लिए इस्तेमाल करा जाता है। वो भी एक आप देखो, सर्कुलर कॉलम पे जो शीट्स हैं, किस तरीके से जो है एफआरपी मटेरियल को इस्तेमाल करके ये गोल शीट्स उसमें लगाई जा रही है, जिससे उसकी एक्सियल, उसकी कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाए। ये स्टील जैकेटिंग वाला पार्ट है। इसमें ज्यादातर क्या हो रहा है, कॉलम का जो आप देखिए, कॉलम का जो कवर है वो खराब नहीं हुआ है, इसकी एजेस पे जो स्टील की जो प्लेट्स हैं उन्हें पहले सेट किया गया है, और उसके बाद जो है ये जो जॉइंट्स हैं, वेल्डेड जॉइंट्स हैं। इसके अंदर क्या कहते हैं, कोई भी मटेरियल कोई बाहर से डालने की जरूरत है, इसमें जो क्या वेल्ड करा है, और सिर्फ एक केमिकल का यूज हुआ है। वो केमिकल का भी इसमें मैंने नाम
कैप्रेन 405, ये जो केमिकल है ये इसकी जॉइंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ आरसीसी कॉलम जरूरी है, वही है, बार बार घूम फिर के वही बात है। The load is carried by column increase due to either increase in the number of flow or due to mistake in the design. Compressing strength of the concrete or the percent type of reinforcement are not according to the code requirement. अगर किसी कॉलम को अंदर मान लीजिए जो सरिया है वो कोड रिक्वायरमेंट से कम है, तो भी उसको क्या कहते हैं, बाहर से हम क्या कर सकते हैं, फिर से उसकी स्ट्रेंथ नहीं कर सकते हैं, वही रीइंफोर्स बाहर से उसमें सरिया इस्तेमाल करेंगे और वो उसकी कैपेसिटी को बढ़ाएगा। मेथड स्टेटमेंट है एक तरीके से कि मान लीजिए अगर हमें उसे पोस्ट ऑपरेटिव जैकेटिंग प्रोसेस स्टार्टिंग से बता देता हूँ। इनिशियल प्रोसेस क्या है कि उसकी जो भी अगर कोई भी लोड है वो उस पे से हटा दिए जाए, ठीक है। इनिशियली रिड्यूस और एलिमिनेट द लोड ऑन कॉलम टेम्परेरी इफ इट इज रिक्वायर्ड। दिस इज डन बाय पुटिंग मैकेनिकल जैक्स एडिशनल प्रॉप्स बिटवीन द फ्लोर्स। यानी कि 2 फ्लोर है तो जैक लगा के उसके साइडों में चिपिंग कर दी जाए, जिससे कि जो हमारा कवर है वो दूसरे फ्लोर ऊपर तक वो जा सके। अगला क्या कहना है, आफ्टर दैट इफ इट इज फाउंड आउट दैट रेनफोर्समेंट आर कोरोडेड, अगर आपके रेनफोर्समेंट पे कोई जंग लगा हुआ है, ठीक है, देन रिमूव द कंक्रीट कवर एंड क्लीन द स्टील बार यूजिंग द वायर ब्रश और सैंड कंप्रेसर। तो वायर ब्रश, ये जो सरिये पे अगर कवर, अगर हमारे सरिये पे जंग आ गया है तो उसे वायर ब्रश की मदद से, या जो क्या होता है कौन सा पेपर, सैंड पेपर, क्या कहते हैं कि शुरुआत में हाँ जी रेन वाल, उसको उसके कवर को मतलब क्या कहते हैं उसके जंग को साफ कर दिया जाए। Then coat the steel bar with epoxy material would prevent corrosion। फिर उसके बाद उस पे epoxy कर दी जाए जिससे कि आगे उस पे जंग ना आए। If reduce the load and cleaning reinforcement not needed, then jacketing process begin by adding steel connector into the existing column। अगर जरूरत नहीं है कि हमें उसके चारों तरफ का लोड ना हटाना पड़े तो फिर डायरेक्टली हम कॉलम के चारों तरफ सरिया हटा देंगे और उन्हें कनेक्ट करके आपस में कंक्रीट स्टार्ट करेंगे। The steel connector are added into the column by making holes of 3 to 4 mm larger than the diameter of the used steel connector and 10 to 15 centimeter of depth। अब इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं कि स्टील कनेक्टर हमें जो कॉलम के अंदर ऐड करते हैं तो जो होल है वो 3 से 4 mm का होना चाहिए, लेकिन जो उसके डाया से ज्यादा ना हो, 10 से 15 सेंटीमीटर के ही अंदर हो। क्या है ना, लार्जर देन द डायमीटर यूज्ड इन द स्टील कनेक्टर एंड 10 टू 15 सेंटीमीटर, इतना गहरा भी होना चाहिए। 10 से 15 सेंटीमीटर उसकी डेप्थ भी होनी चाहिए, जिसके अंदर जो हम केमिकल डालेंगे हम उसे कनेक्ट करें तो वो आपस में कनेक्ट कर जाए। और ये किसमें जाएगा, उसके कवर में। Of the jacket in the both vertical and horizontal direction should not be more than 15 सेंटीमीटर। जो उसके खिलाफ मतलब जो उसके अंदर जो रिंग डाली जाएंगी उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। Filling the holes with an appropriate epoxy material, then inserting the concrete into the holes. Adding vertical steel into the connector, fasten the vertical steel bar of the jacketing, following the same procedure in step 5 and 6. Installing the new vertical steel bar and the strip of the jacket according to the design dimension and diameter. Coating of existing column with the appropriate epoxy material that would be guarantee the bond between the old and new concrete. Epoxy material जो fill कर रहे हैं तो पुरानी और नई कंक्रीट के बीच में जो है कनेक्शन हो जाए। Pouring of concrete of the jacketed before epoxy material dries, उसे जब तक कर देना है जब तक हमारा जो epoxy है जो उसकी stickiness है वो कम ना हो। The concrete used should be low of shrinkage, consists of small aggregates, sand, cement and additional material to prevent shrinkage। अब श्रिंकेज को प्रिवेंट करने के लिए वही है माइक्रो कंक्रीट का यूज करा जाता है इसमें। और माइक्रो कंक्रीट की वही प्रॉपर्टीज मैंने भी आपको दिखाई थी, एक बार आप भी देख लीजिए अभी आप आए। माइक्रो कंक्रीट जो स्ट्रेंथ दे रही है, कितनी स्ट्रेंथ कितने दिन के अंदर आ रही है, क्या उसकी श्रिंकेज है, मिक्सिंग रेशियो में 30 kg के बैग में कितने लीटर उसमें पानी मिलना चाहिए, ये भी आप चाहें तो इसका मैं आपको फिर एक बार बैग को भूनने के बाद कितने मिनट के अंदर वो मिल जाना चाहिए। उस टाइम पे जब हम उसे यूज करें तो हमारा टेम्परेचर 40 डिग्री तक ही हो, थिकनेस उसकी 25 mm से 100 mm के बीच में पोरिंग के टाइम पे।
शायद कल भी आपको बताएगा। स्टील इससे अगर बाहर से अगर जैसे कवर करना है तो स्टील, अब इस पे क्या होगा, अब इसके अंदर क्या कहते हैं हम, सिर्फ क्या बचा हमारा शटरिंग वर्क बचा है, लेकिन जब शटरिंग, अब इसके अंदर हम क्या पोर करेंगे, माइक्रो कंक्रीट को पोर करेंगे। तो जैसा हमने उसमें पढ़ा था माइक्रो को पोर कर रहे हैं, तो जो इसका स्पेसिंग है जहाँ से वो पोर करनी है उसका हम 25 mm से लेकर 100 mm के बीच में ही खुले, उससे ज्यादा ना खुले, और जिससे कि वो जल्दी अपनी स्ट्रेंथ को ले जाए। सर इसमें कनेक्टर दिख रहा है, कनेक्टर किस चीज को कह रहे थे? अभी तो इन्होंने रिबार, ये जो चीज है ये तो इन्होंने शेयर करके इसके अंदर रिबार को पढ़ा है ना, जहाँ भाई आपका जो एग्जिस्टिंग कॉलम है वो कहीं ना कहीं से तो कनेक्टेड है ना। तो मान लीजिए मैं इसी की कॉलम की बात करूँ तो ये कैपिटल तो है, अब अगर मुझे इसका बाहर से कवर बढ़ाना है तो मैं कहीं तो अपने स्टील को रिबार, या तो मैं विद इन द कॉलम करूँ, जो मेरे कॉलम का कवर है, या तो मैं उसी के अंदर घुसाऊं, या फिर सरिये को इसके बाहर से मैं इसका साइज बढ़ा दूं। तो अगर साइज में बढ़ा दूंगा तो आरसीसी या तो दीवार में ही तो जाएगा वो अंदर, और इधर से ऊपर जाएगा इसके कैपिटल में, तो कहीं तो ये कनेक्ट करेंगे ना इस चीज को, नहीं तो ये तो गिर जाएगी। कनेक्टर हम स्टील बार की बोल रहे हैं, कोई स्पेशल अलग शेप की अलग साइज की बोल रहे हैं, कनेक्टर हम स्टील बार को बोल रहे हैं, उसके अंदर हम सिर्फ क्या कहते हैं केमिकल लगा दे रहे हैं जिससे कि वो उसके अंदर फिक्स कर जाए, और कोई हमारा रीजन नहीं है कनेक्टिंग बताने का। रिबारिंग का एक तरीका है। अच्छा सर, इसमें लैब जोन भी देखा जाता है? आज ही देखा जाता है, इस वाले में तो लैब जोन, इस पिक्चर में तो ये गलत है, वो पहली बात हो चुकी है, लेकिन लैब जोन भी इसमें भी देखना है, अगर उसके साइज को बढ़ाना है तो लैब जोन भी देखना। ये टेक्निक भी, अब ये स्टील टेक्निक बता दो। एफआरपी पे बात कर लेते हैं जी। एफआरपी क्या है? फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर वाला, वही 3 टाइप का लास्ट मेथड है, इसका भी मैंने बताया था, इसके 3 तरीके होते हैं। अब ये 3 है, एफआरपी, कंफाइनिंग और जैकेटिंग। Axial strengthening system are used to improve enhance the capacity of reinforced concrete column. It can be used for both and circular and rectangular shape column, but it is more effective in former shape. Former shape कौन सी रहती है? Former shape नहीं, कॉलम के लिए क्या है ना कि फॉर्मर शेप कॉलम में यूजुअली धागे लगे होते हैं, वो यूनिफॉर्म में ही होना चाहिए। अगर चलिए एक धागा वर्टिकल में चल रहा है, एक धागा हॉरिजॉन्टल में चल रहा है, फिर वो लोड में से तो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। बाकी हेड कॉलम जो हेड कॉलम वगैरह के लिए रिकमेंडेड नहीं है, ना जेड कॉलम ना, ये चौकोर कॉलम होना चाहिए, या सर्कुलर होना चाहिए। सर्कुलर कॉलम इसकी कुछ एडवांटेज है। एफआरपी एक्सेल स्ट्रेंथनिंग की इंक्रीज द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट मेंबर। अल्टीमेट उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। दूसरा क्या है? शियर कैपेसिटी ऑफ रेन कंक्रीट। शियर कैपेसिटी भी कुछ पता? शेयर फोर्स से जो वो करेगा ना, शेयर कैपेसिटी तो वही कोई भी शेयर वाला बंदा, शेयर जो हम रिंग का यूज कर रहे हैं वो शेयर कैपेसिटी। शेयर ऐड करते हैं सर, फाइबर इनको पॉलीमर एक तरह का कंक्रीट टाइप भी हो गया फाइबर। तो जब आप फाइबर इसमें ऐड कर रहे हो तो शेयर में जो लेटरल डायरेक्शन में मूवमेंट है तो फाइबर उसको होल्ड करने का काम करता है, ठीक है। तो जो लेटरल डायरेक्शन में वो ट्रैक करने की चाहेगा वो उसे अलाउ नहीं करेगा, तो फाइबर ऊपर ही है। तो जो डायगोनली शेयर कैपेसिटी वो भी नेक्स्ट डायगोनली जो क्रैक्स डेवलप होते हैं शेयर में उसको प्रोटेक्ट करेगा। फाइबर का पर्पज ही यहाँ वो फुलफिल करता है। तो फाइबर ना केवल आपकी शेयर जितनी भी स्ट्रेंथ है, शेयर कंप्रेसिव टेंशन सबको इंक्रीज करता है। अभी सेटिस्फाइड मेंबर इज इंप्रूव्ड ड्यू टू द एफआरपी एक्सेल स्ट्रेंथनिंग सिस्टम एप्लीकेशन। ये क्या बता रहा है कि जो हमारे रिंग्स हैं उसकी जो कैपेसिटी है, मतलब अगर हम क्या कहते हैं अगर एफआरपी का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमारी रिंग का जो है वो मेजर रोल है, उनकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। क्योंकि अगर हम कॉलम में वैसे देखें तो रिंग्स का क्या काम है, वो अपनी पोजीशन पे उसे बांध के रखते हैं, और एफआरपी भी क्या है कि उसी डायरेक्शन में उसी तरीके से उसको सिर्फ बांध के एक जगह इकट्ठा करके बांध के रखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अगला है डक्टिलिटी ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट कॉलम इज इंप्रूव्ड कंसिडरेबली। डक्टिलिटी मतलब क्या होता है? डक्टाइल, इरोगेशन,
जितना ज़्यादा तो आप बताओ।